वेलकम बैक। आज एक टॉपिक करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के द्वारा। क्वेश्चन आंसर्स के द्वारा करेंगे करीब 8-9 क्वेश्चन जो कि भारतीय संविधान का विकास एवं इतिहास से संबंधित है। मैं बीच बीच में एक्सप्लेनेशन देता जाऊंगा जिससे आप समझ सकें। पहला क्वेश्चन करते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। क्वेश्चन का पूछना है कि 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था उसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की क्या डिमांड्स थी। ऑप्शन देख लीजिए, खुद करके देखिए। आंसर पे इसका डी है। 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। उसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की कुछ डिमांड थी। उनकी डिमांड थी हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। बाबा साहब चाहते थे कि जो हरिजन है, डिप्रेस क्लास के लोग हैं, उनको निर्वाचन क्षेत्र, अपना खुद का अलग निर्वाचन क्षेत्र मिले, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है तो ये कोई चुनावी क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी। यहाँ पर 10 लोगों की पॉपुलेशन है। 10 में से 8 लोग ऐसे हैं जो कि हरिजन है, बाकी 2 लोग दूसरी आबादी के हैं। तो यहाँ जो व्यक्ति चुनाव में खड़ा होगा वो हरिजन ही होगा, और जो लोग इसको वोट देंगे वो भी हरिजन होंगे। यानी वोट देने का अधिकार भी सिर्फ हरिजनों को होगा, बाकी 2 लोगों को नहीं होगा। तो इसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने पुणे की जरवड़ा जेल में भूख हड़ताल की, और जो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग थी वो कैंसिल हो गई। लेकिन आरक्षण के साथ प्रांतीय विधानमंडल में सीटें बढ़ा दी गई। बाबा साहब की डिमांड थी 71 सीटों की, लेकिन टोटल 147 सीट दी गई। तो सेपरेट इलेक्टोरेट को कैंसिल कर दिया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में हुआ था, जो कि मुस्लिमों को सबसे पहले मिला। इसी की वजह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। गांधी जी नहीं चाहते थे कि हिंदू का एक बहुत बड़ा तबका देश से अलग हो जाए। इस वजह से सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को कैंसिल कर दिया गया, लेकिन बाकी और डिमांडें पूरी कर दी गई, बल्कि बढ़ाकर। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। 24 सितंबर 1932 को हुआ था ये पैक्ट, और अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। सीटें 71 से 147 कर दी गई, जो कि आपकी केंद्र विद्यालय में टोटल 18% थी। बाबा साहब ने आरक्षण जो कि सीटों का था वो 25 साल की डिमांड रखी, 10 साल तक वैलिड कर दी गई। ओके, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कुछ इसमें कुछ हादसे जैसे कि घटना दे रखी है जो कि आपको हर साल के अकॉर्डिंग मिलानी है। तो सूरत विभाजन आपका 1907 में हुआ था। गरम दल नरम दल कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी, यानी एक का होगा 4, एक के 4 वाले 2 ऑप्शन है। इन दोनों में कोई ऑप्शन आंसर है हमारा। हम क्वेश्चन ध्यान देते हैं। सांप्रदायिक अधिनियम आपका सांप्रदायिक अधिनियम ये आपका पूना पैक्ट है, 1932 में हुआ था। पी का 3। और सी है सरदर्दी सम्मेलन, 1928 में हुआ था। सी का 2 यानी कि आंसर आपका ये है। और डी का बचा पूर्ण स्वराज का संकल्प, ये 1929 में हुआ था। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को
अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इस समय वायसरॉय की एंट्री हो गई थी, यानी 1858 एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसके द्वारा जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उसकी जगह पर वाइसरॉय को हेड बना दिया गया था, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट खत्म कर दी गई थी और वाइसरॉय शुरू कर दी गई थी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो गवर्नर जनरल होता था यानी वाइसरॉय, इनके अंडर में 5 लोगों की कमेटी होती थी। जैसे आज मंत्रालय है, इन 5 लोगों की कमेटी होती थी जो 5 मंत्रालय संभालते, जैसे कि लॉ, रेवेन्यू, राजस्व, मिलिट्री, इस तरह से 5 लोगों की कमेटी होती थी। तो लॉ बनाने में 5 लोगों की भूमिका होती थी, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा ये बताया गया कि कोई संकटकालीन अवस्था है, यानी कि इमरजेंसी में अगर कोई नियम बनाना है, लॉ बनाना है, तो कमेटी के बिना भी जो वाइसरॉय है वो नियम बना सकते हैं और यह अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन। ये घटना है, ये व्यक्ति के हिसाब से मिलानी है। अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेगू द्वारा की गई थी। अगस्त घोषणा वर्ल्ड वॉर प्रथम के दौरान की गई थी, 1914 से। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। इस दौरान भारत ने अंग्रेजों को साथ दिया था। 1916 में, यानी कि 1916 में एक लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ पैक्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पार्टी का जॉइंट सेशन हुआ था। इस सेशन में यह डिसाइड किया गया कि हमें अंग्रेजों से क्या डिमांड चाहिए। लगभग 1916 में उस समय पे ब्रिटिश सरकार में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एडविन मॉन्टेगू। एडविन मॉन्टेगू ने ये घोषणा की, ब्रिटेन की संसद में घोषणा की कि भारत में भारत की लोगों द्वारा सरकार बनाई दी जाएगी। ये लगभग वर्ल्ड वॉर के दौरान घोषणा की गई थी। तो आंसर है लॉर्ड मॉन्टेगू। दूसरा है अगस्त प्रस्ताव ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान किया गया था। ब्रिटिशर ने वर्ल्ड वॉर 2 में भारत से बिना पूछे भारत को शामिल कर दिया गया। इससे गुस्साए कांग्रेस के लोगों ने अपने सभी मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद बिहार के रामगढ़ एक सेशन हुआ, उसमें डिसाइड किया कि हमें आगे क्या करना है। अगस्त ऑफर जो था एक वाइट पेपर बेस था और इसमें यह डिसाइड किया गया कि विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भारत के लिए एक स्वतंत्र उपनिवेश यानी निर्वाचन असेंबली बना दी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी जाएगी। तीसरा अगस्त संकल्प, ये महात्मा गांधी संबंधित है। चौथा है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, मोहम्मद अली जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे में पश्चिम बंगाल में दंगे हुए थे, उसका कारण था 1942 में एक लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ था। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन हुआ था। इस रेजोल्यूशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। उस समय भारत का जो मैप था, आज जो पाकिस्तान है, भारत के आज़ादी से पहले वो एरिया था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंशियल फ्रंट,
NWFP। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि जो चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव हों ग्रुपिंग के हिसाब से, ABCD 4 ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें जैसे कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंशियल फ्रंट ये B ग्रुप में आता है शायद, A ग्रुप में और दूसरे प्रांत थे, C में अलग, D में शायद ईस्ट के प्रांत थे। ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंशियल फ्रंट में यहाँ मुसलमानों की मेजोरिटी थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे पाकिस्तान बने। अगला क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? आंसर इसका 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट एक्ट 1786। इस एक्ट के समय कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जा रहा था, लेकिन कॉर्नवालिस जी ने 2 शर्तें रखी। 2 शर्तें ये थी कि इनकी जो कमेटी होती है उसके द्वारा लॉ बनाया जाता है, जो 5 लोगों की कमेटी होती है। तो इनकी शर्त ये थी कि मान लो कोई इमरजेंसी मैटर है, उसमें अगर नियम बनाना है तो वो खुद नियम बना सकते थे, यानी वो अपनी पावर को बढ़ाना चाहते थे। दूसरी शर्त थी कि इनको कमांडर इन चीफ माना जाएगा। इनकी दोनों शर्त मान ली गई और एक्ट लागू हो गया, 1786 अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री यानी कि एक तरह से महारानी कब घोषित किया गया? 1877 में। 1877 में दिल्ली दरबार भी लगा था। 1877 में आपकी महारानी विक्टोरिया थी, जो कि महारानी थी, वो इन्हें उस समय पर लॉर्ड लिटन थे वाइसरॉय। महारानी को केसर हिंद की उपाधि दी गई और दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 1877 में जो दिल्ली दरबार लगा था उस समय पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्ट जो सरकार दी गई थी वो ब्रिटिश सरकार को दी गई थी। यही घोषणा करने महारानी विक्टोरिया भारत आई और उन्होंने 1870 में घोषणा की। दिल्ली दरबार भारत में 3 बार लगा है, एक 1903 में भी लगा था, इम्पोर्टेंट नहीं, 1911 वाला इम्पोर्टेंट है। 1911 में किंग जॉर्ज V भारत आए, उन्होंने घोषणा की। सबसे पहले तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, उसे कैंसिल कर दिया गया और भारत की राजधानी कर दी गई, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई। 1911 में घोषणा की, 1912 में कर दी गई। 1911 इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। वाइसरॉय के नाम भी याद रखिएगा कि 1870 में लॉर्ड लिटन थे। अगला क्वेश्चन बाद है सामग्री विक्टोरिया यानी महारानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें देने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो ब्रिटिश शासन ने 1858 में जो महारानी विक्टोरिया थी उन्होंने बहुत सारी बातें की। ओवरऑल इसमें एक तो हड़प नीति को खत्म किया गया था और दूसरा है भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं करा, यानी सभी को धार्मिक आज़ादी दी गई। ए और डी इसके सही आंसर है। और भी बहुत सी घोषणाएं थी इस 1858 में, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान सभी लोग परेशान थे। प्रिंसली स्टेट इसलिए परेशान थे क्योंकि
खड़क नीति लगा रखी थी। सैनिक इसलिए परेशान थे क्योंकि सैनिकों को ताड़ी रखने के लिए मना कर रखा था। मुसलमानों को हिंदू सभी सैनिक इसलिए परेशान थे। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया और ब्रिटिशर्स ने खुद भारत की कमांड संभाली और रानी विक्टोरिया ने लाल किले से यही घोषणा की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले एक्ट 1909 में आया था। इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। इस एक्ट के द्वारा भारत का विभाजन हुआ क्योंकि इस एक्ट के द्वारा मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट मैं पहले बता चुका हूँ, 1909 में हुआ था। यानी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 100 लोग रहते हैं उसमें से 90 मुस्लिम हैं, तो यहाँ चुनाव में मुस्लिम व्यक्ति ही खड़ा होगा और वोट देने का अधिकार इन 10 लोगों को नहीं होगा, सिर्फ 90 लोग वोट दे पाए। यही था पृथक निर्वाचन प्रणाली जो कारण बना भारत और पाकिस्तान के विभाजन का। और ये देखिए, उस समय पे लॉर्ड मार्ले ने सत्य ही मिंटो को लिखा था कि पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाक के दंत बो रहे हैं और इसका परिणाम भीषण होगा। और ऐसा ही हुआ। दंगे हुए और साथ में भारत दो भागों में बट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ? 1909 में। पिछला क्वेश्चन ही था एक तरह से। दो क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट बाकी है, ये कराना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसकी शुरुआत होती है, ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी थी कि आप भारत में ट्रेड करो। इसके बदले में 4 लाख पाउंड, उस समय बहुत ज़्यादा थे, 4 लाख पाउंड हर साल ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार को देती थी। लेकिन 1768 में ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसका कारण था 1769 में आए अकाल की वजह से सूखा पड़ गया था बंगाल में, जिसे फेमाइन कहते हैं। सूखे पड़ने की वजह से बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। एक कारण ये था, दूसरा कारण था एंग्लो मैसूर वॉर। 3 साल तक ये युद्ध चले, लेकिन इसमें अंग्रेजों को कोई फायदा नहीं हुआ। एक कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर थे वो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे थे। ऑफिसर तो मालामाल हो रहे थे, लेकिन कंपनी कंगाल होती जा रही थी, दिवालिया होती जा रही थी। ये कारण था टी ट्रेड में नुकसान, यानी चाय के बिजनेस में ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। अब ये नुकसान क्यों हो रहा था मैं आपको बताता हूँ। टी ट्रेड में ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भारत से चाय ले जाते थे और यूएसए में जाके बेचते थे। लेकिन हो ये रहा था कि डच लोग स्मगलिंग द्वारा चाय को ले जाकर यूएसए में बेच रहे थे, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी वालों की चाय बिल्कुल वेस्ट हो रही थी, गोदाम सड़ रही थी। उसकी डिमांड यानी चाय की डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी और ज़्यादा घाटे में गई। अब रेगुलेटिंग एक्ट के जो मेन फीचर्स हैं उन पर ध्यान देते हैं कि वहाँ उस समय सरकार कैसे चल रही थी, कौन पावर में था, कंट्रोल गवर्नमेंट का किसका था। तो उस समय पे मेन फीचर्स थे, टोटल 3 प्रेसिडेंसी थी जो कि देश को संभाल रही थी। मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ये तीनों प्रेसिडेंसी एक दूसरे पर निर्भर नहीं थी, अलग अलग काम करती थी। और इनके ये तीनों प्रेसिडेंसी रिपोर्ट करती थी 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इनको रिपोर्ट करना होता था।
लेकिन कुछ बदलाव हुए। बदलाव क्या क्या हुए बताता हूँ आपको। बदलाव ये किए गए कि जो बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। शब्द सुनिए दोबारा, पहले बंगाल के गवर्नर थे, बाद में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। बाकी के तो जो गवर्नर थे, अब ये गवर्नर रिपोर्ट करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ये बदलाव हुए। और साथ में एक बदलाव हुआ द्वैध शासन खत्म करने का। द्वैध शासन चल रहा था, वो खत्म कर दिया गया। दो तरह के शासन थे, एक दीवानी और दूसरा था निजामियत। दो शासन चल रहे थे उस समय। हुआ ये था कि शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह थे। इन्होंने जो दीवानी राइट्स का मतलब है टैक्स लेने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। यानी कि टैक्स अब लेंगी ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो निजामियत का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा था बंगाल के नवाब को। तो यहाँ बदलाव ये हुआ कि द्वैध शासन खत्म कर दिया गया। अब द्वैध शासन खत्म इसलिए करना पड़ा क्योंकि टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी ले रही थी। और निजामियत यानी प्रशासन संभालने का जिम्मेदार थे बंगाल के नवाब। इसकी वजह से जो आम जनता थी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, क्योंकि टैक्स ले रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी और लोगों को ख्याल रखने की जिम्मेदारी थी बंगाल के नवाब की। अब उस पर कोई पैसा ही नहीं आता तो बस ख्याल कैसे रखेगा। तो चेंज ये किया गया कि बंगाल के नवाब को पेंशन पर बैठा दिया गया। यानी उनसे बोला कि आप रिटायरमेंट लो और आराम करो। और पूरी कमांड ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दे दी गई। जो भी था ईस्ट इंडिया कंपनी थी। कुछ पॉइंट्स और हैं जिनके बारे में पढ़ना जरूरी है। यानी चेंज करने के बाद अब रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या क्या कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी मोनोपोली इस समय पे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर पाई और किसी भी कंपनी को भारत में या ईस्टर्न कंट्रीज़ में जो भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी उनमें ट्रेड करने का अधिकार नहीं था। ओवरऑल सरकार का कंट्रोल 24 जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उन्हीं के हाथ में था, क्योंकि जो गवर्नर थे प्रेसिडेंसी थी उनकी रिपोर्ट जाती उन्हीं को थी, 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। लेकिन थोड़ा चेंज हुआ। जो तीनों प्रेसिडेंसी थी, एक चेंज ये हुआ कि तीनों जो प्रेसिडेंसी थी मद्रास, बंगाल, बॉम्बे, इन सभी प्रेसिडेंसी के लिए 4 लोगों की कमेटी बना दी गई। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई जो कि गवर्नर के एक तरह सलाहकार की तरह काम करते थे। और 4 लोगों की जो कमेटी थी यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, अगर कोई लॉ बनाना है तो इनकी सहमति होना ज़रूरी थी, वही वोटिंग के द्वारा। यानी कि जैसे मान लीजिए बंगाल प्रेसिडेंसी में वोटिंग होनी है तो 3 लोगों की वोट अगर लॉ के साथ हैं तो लॉ बन जाएगा। यानी जो गवर्नर था उसके साथ 2 एग्जीक्यूटिव मेंबर ने साथ दे दिया तो लॉ बन जाएगा। एक ज़रूरी बात और है, यहाँ जो लॉ बनते थे सेंट्रल में यानी केंद्र में लॉ बनाते थे बंगाल प्रेसिडेंसी, और लोकल में जो लॉ बनते थे वो मद्रास प्रेसिडेंसी या बॉम्बे प्रेसिडेंसी लॉ बनाती थी। लास्ट डिटेल पर आते हैं। इस एक्ट के द्वारा यानी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में एक घटना हो गई थी
वो थी कलकत्ता फोर्ट विलियम। कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ। यहाँ सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजों के समय पे। और ये सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अंग्रेजों के लिए था, भारतीय इसमें परमिशन नहीं थी। यहाँ की पहली चीफ जस्टिस थी एलिसा एम्पे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एलिसा एम्पे जो पहली चीफ जस्टिस थी। तो इस आज के लिए इतना ही। आगे मैं इसका पार्ट 2 ही बनाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।